नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी की इस यात्रा के अंतर्गत या स्टेट पीएससी की यात्रा के अंतर्गत, जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुत बेहतरीन सेगमेंट है जिसको हर किसी एस्पिरेंट को रेडी करना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जब तक आप PYQ को नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखना, तो PYQ प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो पहली बात ये निकल के आती कि आपने एग्जामिनर का ट्रेंड को नहीं समझा है। एग्जामिनर जो प्रश्न सेट कर रहा है उसकी फिलॉसफी को नहीं समझा है कि प्रश्न बनाता कैसे है। आपने एक प्रकार से कुछ ऐसा नहीं किया जो, ध्यान रखना, एक आपको डायरेक्शन बता सके। तो बहुत जरूरी होता है PYQ। तो इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं UPPCS के अंतर्गत, ध्यान रखना, सीरीज को लेके आ चुका हूँ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, PYQ सीरीज में हम लोग 2018 से लेकर 18, 19, 2020, 2021 और 2022, इट मीन्स मतलब 22 साल के क्वेश्चनों को ट्रेंड एनालाइज के साथ साथ एक पूरा विश्लेषण करेंगे। क्यों करेंगे, इसकी वजह क्या है, ध्यान रखना। UPPCS में जाएंगे तो आप अगर प्री के एस्पेक्ट में देखें, यहाँ प्री का एस्पेक्ट ही हम लोग लेके चल रहे हैं अभी, और मेंस के कुछ थीम लेके चलेंगे, तो यहाँ 150 क्वेश्चन दिया जाता है, ध्यान रखना, प्रीलिम्स में। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर नुमा कहानी बन जानी चाहिए कि इस 150 क्वेश्चनों का आने का जो दायरा है वो किस प्रकार से आता है। तो 3-4 चुनौती बन जाती। पहले हम ये देखें कि PYQ के माध्यम से कि ट्रेंड क्या है, क्योंकि 150 क्वेश्चन में से ये मान के चलें कि लगभग 30 से लेकर 40% तक, ध्यान रखना, जो पेपर सेट होता है वो PYQ के एस्पेक्ट में या उससे इंटरलिंक करते हुए सेट होता है। तो जब आप तैयारी का पहला कदम रखेंगे तो वहां पे आपके साथ में चुनौती होती है कि पहले किन किन चीजों को स्टार्ट करना है, राइट। तो यहाँ सबसे पहली आपके पास एक डायरेक्शन होगी, PYQ को रेडी करें। आप PYQ को बेहतर तरीके से लास्ट के 5 से 6-7 सालों को रेडी कर लेंगे तो ये मान के चलें कि आपकी तैयारी प्रीलिम्स की 30 से 40% हो चुकी है। सेकेंड स्टेप जो आता है वो आता है एडवांस नॉलेज का, एडवांस तैयारी का। ध्यान रखना, इस एडवांस तैयारी में जो क्वेश्चन यहाँ नहीं है लेकिन उस सब्जेक्ट में मूलभूत और ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वहां से अगर आप उसको रेडी कर लेते हैं तो ये मान के चलें कि आपकी तैयारी जो है यहाँ से 30% और हो जाती है, यानी 60% हो जाती है। अब ये बाकी का जो बचा होगा हिस्सा, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना रिवीजन अच्छी तरीके से किया है, कितना अच्छे तरीके से आपने टेस्ट लगाया है, या टेस्ट एनालाइज करने का तरीका क्या होता है। ये बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आज बिना देरी के हम लोग डिस्कशन करते हैं। PYQ के अंतर्गत 2021 का पेपर में लेके आया हूँ, और इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि 18 का पेपर हम लोगों ने कंपाइल पढ़ लिया, लेकिन हम जो स्टडी करते हैं कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करते हैं, तो उसमें हम 21 के पेपर में आज बात करेंगे, अलग अलग सेगमेंट पर बात करेंगे। जैसे पॉलिटी का अलग बात की जाएगी, हिस्ट्री की अलग बात की जाएगी, ज्योग्राफी की अलग बात की जाएगी। ऐसा करने से आप एक टॉपिक के साथ उसकी फिल्म को बना सकते हैं, राइट। तो चलिए आज की इस यात्रा को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मूलभूत तरीके से आप जानते हैं, तो ये पूरा UPPCS का सिलेबस है जो एग्जाम में प्रीलिम्स में GS1 के रूप में क्या है, डिनोड है। तो GS1 के रूप में अगर डिनोड है तो 7 पॉइंटों में इसको रखा गया है, लेकिन ये सिलेबस नहीं है, मैं कह सकता हूँ। ये सिर्फ एक डायरेक्शन है सब्जेक्ट के प्रति। उस सब्जेक्ट पे अब क्या क्या आएगा ये बहुत जरूरी हो जाता है, ध्यान रखना। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इस कहानी को। ये GS2 का, जिसको हम लोग CSET के नाम से जानते हैं, उसका एक नॉर्मल सिलेबस है। ये सारा आपको कहीं ना कहीं गूगल की दुनिया में हर जगह मिल जाता है, लेकिन ये सिलेबस नहीं है, सब्जेक्ट का एक डेफिनेशन है कि इसको कैसे डिफाइन किया जाए, क्या क्या इसमें आता है। लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है कि इसमें से क्या क्या हमें पढ़ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है, जो लगातार आपको ये सब चीज़ें मिलती रहेंगी। आइए थोड़ा सा ट्रेंड को जान लेते हैं कि प्रश्न की भूमिका कहाँ से कितनी होती है। अगर 2022 के पेपर को एक तरीके से एनालाइज करें तो यहाँ पे हिस्ट्री का जो पार्ट है वो लगभग 32 क्वेश्चन देखने को आपको मिले। ज्योग्राफी का जो पार्ट है यहाँ से 15 क्वेश्चन देखने को मिले। यहाँ से पॉलिटी का पार्ट जो है यहाँ पे 13 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। साइंस का जो पार्ट है यहाँ 26 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इकोनॉमी का 11 क्वेश्चन है। साइंस और सेंसस जो है 6 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन है। करंट अफेयर और यूपी स्पेशल में 39 और 6 क्वेश्चन है। अगर आप ये देखें तो यूपी स्टेट PSC हो या UPSC हो, क्वालिफाई करने के लिए आपको कुछ पिलर्स पे काम करना पड़ता है। पिलर्स का मतलब है कुछ ऐसे सेगमेंट जहां से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, उन पे अगर विशेष ध्यान दिया जाए
तो वहाँ से आने वाले टॉपिक को अच्छी तरीके से हम लोग कंपाइल कर लेते हैं तो हम उसे टैकल कर पाएंगे। इट मीन्स मतलब यहाँ आपको एक डायरेक्शन दे रहा है। लास्ट ईयर में यहाँ 18 क्वेश्चन, यहाँ 22 क्वेश्चन, तो यहाँ तुम्हें एक एवरेज लग रहा होगा कि यहाँ हिस्ट्री का अगर हम लोग एवरेज देखें तो अधिकतम क्वेश्चन यहाँ 32 हैं और न्यूनतम क्वेश्चन देखा जाए 18 है। तो ये अगर ये भी मान लें कि 18 से लेकर 32 के बीच में प्रश्न आएंगे ही आएंगे, तो मान के चलें कि 20 से 25 प्रश्न आने ही आने कंपलसरी हैं। अगर ज्योग्राफी का हम अधिकतम देखें तो आप बोलेंगे सर 24 है और न्यूनतम यहाँ देखेंगे तो 15 है, तो यही मान लीजिएगा 15 से 24 के बीच में आना है, कंपलसरी है। अगर हम पॉलिटी के एस्पेक्ट में जाएंगे तो यहाँ लास्ट जो 25 क्वेश्चन है और न्यूनतम कितना है 13 है, तो आप ये कह सकते हैं कि 13 से 25 के बीच में आना है। ये एक ट्रेंड एनालिसिस है कि यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो इतना इतना हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट के प्रति वेटेज होता है। लेकिन हमें तैयारी कैसे करनी है, इस सब पे पूरी कहानी आपके सामने आती रहेगी। आपका प्यार बना रहे। अगर आप लाभान्वित हो रहे हो तो जरूर अपनी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करिएगा, जिससे मुझे जो कमेंट है आपके उसका वर्जन लगने के बाद आपको और बेहतर तरीके ध्यान रखकर चीज़ों को रिप्रेजेंट करने में सहायक होंगे। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। ध्यान रखना PYQ हम लोग लेके आ चुके हैं, लर्न करेंगे, बहुत जरूरी होते हैं। पॉलिटी के 2021 का क्वेश्चन आपके सामने पहला आ चुका है। प्रश्न को करते समय आप पहली बात कोशिश ये करिएगा, आंसर देने से पहले ये सोचो कि इसके पीछे और कैसा और प्रश्न बन सकता है। अगर आप ये सोचेंगे तो आपके दिमाग में थोड़ी सी, ध्यान रखना, एक सोचने की प्रवृत्ति भी बिल्ड होगी। ऐसा नहीं कि इसका आंसर डायरेक्टली मैं बोल दूं ये वाला है, डी वाला, लो जी आंसर आ गया, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या, ध्यान रखना, इसके पीछे क्या कहानी है। सब किताबें, सब टीचर, आधुनिक भारत है आज के समय में, ध्यान रखना एक प्रकार से एक बाजार लगा हुआ है हर चीज़ का, शिक्षा का व्यापार है, हर चीज़ का व्यापार लगा हुआ है, लेकिन व्यापार में सही गलत क्या है ये तो आपको जज करना है ना। तो यहाँ पहले समझना पड़ेगा। कोई ऐसे क्वेश्चन होंगे, प्रश्न का ढांचा जो है आप जानते हैं, एक तो फैक्ट बेस होता है, एक कंसेप्ट बेस होता है, और यहाँ से एक एप्लीकेशन बेस होता है। तो आपके दिमाग में ध्यान रखना ये प्रश्न पूछा कैसे गया है, फैक्चुअल पूछा गया है या फिर कंसेप्चुअल पूछा गया है, ये प्रवृत्ति नहीं है तो कैसे समझ पाएंगे। तो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व की तरह किया गया समझौता कहा गया है। देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझिएगा। संविधान सभा जब डिबेट कर रही थी तो सबसे बड़ी जो डिबेट हुई थी वो मौलिक अधिकारों पर या मूल अधिकारों पर या फंडामेंटल राइट्स पर हुई थी, कि राइट्स को कैसे डिफाइन किया जाए और डिफाइन करने के बाद किस तरीके से उनको दिया जाए और देने के बाद उसकी प्रक्रिया में लोगों को बांधा कैसे जाए। अगर आर्टिकल 19 ये कहता है कि हर किसी को इंप्रेशन करने की आज़ादी है, व्यापार करने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, कुछ भी करने की, जो लिखा है आर्टिकल 19 में 6 जो आपके मूल्य अधिकार हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या उनको छीना नहीं गया? तो एक डिबेट का हिस्सा बना। तो जब डिबेट का हिस्सा बना तो उसी में डिबेट करते समय कहा कि FR हमारे सामने एक समझौता है। एक प्रकार से ध्यान रखना कि एक तरफ से, एक हाथ से वो देते हैं अधिकार, दूसरी तरफ से वो आपसे छीन लेते हैं एक प्रकार से। तो यानी इसका मतलब क्या रहा कि एक समझौता किया गया है कि यदि कुछ दिक्कतें होंगी तो तुम्हारे अधिकार यहाँ पे छीन ले जाएंगे। जैसे आप जानते हैं जब आपातकाल होता है तो क्या होता है, 15, 16, 19, 29 क्या होता है, या आर्टिकल 19 क्या होता है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। तो कुछ ऐसे अधिकारों को ध्यान रखना समझौते के रूप में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किया गया है, जो एक कहा गया। तो ये डिबेट के जो वर्ड हैं, जो कहावतें हैं, यहाँ से प्रश्न ध्यान रखिएगा। प्रत्येक वर्ष यूपीपीसीएस जो है 1 से 2 प्रश्न पूछता है कि किसने कहा भारत छोड़ो आंदोलन या दिल्ली चलो, ये सारे नारे जो होते हैं। तो ऐसे ही एक कहावत है संविधान सभा की कि इसमें राधा कृष्ण जी ने कहा था कि जो FR है हमारे पास वो एक समझौता है। उसको समझौते का मतलब है कि हाँ ट्राई है, जैसे आज के समय ट्राई करते, ध्यान रखना। तो जब आज के इंडिया में जाएंगे तो हर चीज समझौते के रूप में चल रही है। विवाह भी तो एक समझौता है भाई। आप सोचो आपका विवाह किसी और ने करा दिया, ये किसने कराया, समझौता ही तो कराया है, ध्यान रखना, पता नहीं कब टूट जाए। तो यही प्रकार से कहा कि FR जो है हमारे देश में एक समझौता है, और ये एक तथ्यात्मक बातें हैं, फैक्चुअल बातें हैं, इसको नॉर्मली आप याद कर लीजिएगा। नंबर 2 पॉइंट बात कर लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं 1-2 साल बाद रिपीट होता रहता है, ये जरूरी होता है। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के दौरान, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ओनली, अमेंडमेंट ही आपसे पूछ रहा है, ध्यान रखना, मतदान की आयु को 21 से 18 कर दिया गया। अब इसके पीछे लॉजिक देख लो, सबको पता है कि आंसर इसका ये होगा, लेकिन हमें इसमें और कौन से एस्पेक्ट जोड़ने हैं, क्यों किया गया भाई। यूपीएससी मेंस में जाएंगे क्यों कैसे की बात करता है, और यदि प्रीलिम्स में जाएंगे तो क्या की बात करता है, क्या किया गया, कैसे किया गया, मेंस की बात करेगा, क्यों किया गया, मेंस की बात करेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग में फिल्म बननी चाहिए, ध्यान रखना। आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ से 61th अमेंडमेंट जो है कब हुआ, 1989 में हुआ था। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है। इलेक्शन कमीशन, ध्यान रखना, इसी जिसे हम लोग कह सकते हैं, इलेक्शन कमीशन 1950 से लेकर 1989 तक क्या था, एक दलीय सदस्य की संस्था के रूप में काम कर रहा था।
जैसे जैसे सरकारें यहाँ बदलनी स्टार्ट हुई, तो पहले भारत में एक दलीय सरकारें, भाई सेंटर में वही सरकार, राज्य में वही सरकार, तो समस्याओं का जंजाल नहीं था, विवादित प्रश्न नहीं आते थे, मतदान का एक स्ट्रक्चर नहीं था, ध्यान रखना, बहुत कम लोग मतदान करते थे, ध्यान रखना, लोग जागरूक नहीं थे कि मतदान करने से क्या होता है, लोग पहले गरीब असहाय लोग वंचित हो जाते थे कि मतदान करने से, ध्यान रखना, वहां जाएंगे तो कुछ और हो जाएगा, तो एक प्रकार लालसा के रूप में लोग मतदान करते थे, आज भी बना हुआ, लेकिन आज मुद्दा लोग जागरूक हो चुके हैं। तो यहाँ से इसके बाद यहाँ एक अमेंडमेंट किया पूरे इलेक्शन कमीशन के ढांचे में, ध्यान रखना, और उसमें कहा गया कि एक सदस्य सरकार है, इसमें 2 मेंबर लगाए जाएं, जिससे कि ध्यान रखना एक तरीके से इनके ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर वर्डन ना किया जाए। तो पहली बात तो यहाँ से निकल के आ रहा है कि जो अमेंडमेंट किया गया था वो किया गया था यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के ढांचे को चेंज करने के लिए, लेकिन फिर अनुमान लगाया, अनुमान नहीं मतलब हाँ डिस्कशन किया, डिबेट की, ध्यान रखना कि अब एक बात सोचिए, हमारे देश में, ध्यान रखना, जो यूथ है, जो युवा है, ध्यान रखना, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक चीज़ों से क्या है, वो वंचित हो रहा है, वो राजनीतिक चीज़ों के साथ साथ अपनी भावनाओं से नहीं खेल पा रहा है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो राजनीतिक प्रक्रियाओं का अंग नहीं बन पा रहा है। तो युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बनाने के लिए जो उम्र 21 साल है, उस उम्र को कितना कर दिया गया, 18 साल, जिससे कि जो ये युवा है वो राजनीति में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए सरकार के चयन करने के में अधिक भूमिका निभाए। आज के समय तुम देखते होगे जो युवा है, जो यूथ है, वो क्या करता है, आज के समय में डायरेक्ट धमकी देता है कि भाई वैकेंसी नहीं निकालोगे तो क्या होगा, हम तुमको सरकार गिरा देंगे। इसका मतलब क्या रहा, पावर कहाँ है, जनता में, तो जनता को अधिक पावर दे दी गई, भाई युवा भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। देखा होगा आप लोगों ने, जब सरकारें चुनाव होता है तो कुछ भर्तियां निकाल देती है लालसा के लिए, युवा शांत रहे, हमें मतदान कर दे, इसके पीछे ये भी एक लॉजिक था। तो यहां हम कह सकते हैं, ध्यान रखना, कि आर्टिकल 326 के अंतर्गत क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और इसकी मतदान की उम्र को 61वें अमेंडमेंट से 21 से 18 कर दिया गया। इसका एक ही पर्पस था, ध्यान रखना, कि हमें युवाओं को अधिक से अधिक राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग दिलवाना है। साथ में यहाँ संस्था के अंतर्गत लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में मतदान की उम्र को ये किया गया। क्लियर है यहाँ तक? तो कुछ मूलभूत बातें भी दिमाग में होती रहनी चाहिए आपके दिमाग में। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा तो क्यों बनेगा, आप इसको भी कर पाएंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई? जैसा कि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना नॉर्मली बात है सहकारिता आयोग की स्थापना के रूप में की गई थी। इसका एक ही पर्पस है, ध्यान रखना, इसकी स्थापना नॉर्मली आप सब जानते हैं कि 1993 में की गई, 1990 के आसपास का गठन किया गया था। लेकिन ये प्रश्न बन जाता है कि भैया इसकी स्थापना करने की वजह क्या थी, थोड़ा समझने का प्रयास करें। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसने क्या एक्सेप्ट कर रखा है, संघीय व्यवस्था एक्सेप्ट कर रखी है। इट मीन्स मतलब फेडरल सिस्टम एक्सेप्ट कर रखा है। और फेडरल सिस्टम में क्या होता है, फेडरल सिस्टम में हमने कुछ पावर किसको दी है, सेंटर को, कुछ पावर दी है स्टेट को। तो यहाँ ये पावर देने वाला कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन बैठा हुआ है, संघ सूची के रूप में, राज्य सूची के रूप में। अब इन दोनों में किसी कारण क्या होता है, आपस में डिस्प्यूट होता है, क्योंकि कार्य बांटे गए हैं, कार्य एक दूसरे में हस्तक्षेप करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्यूट यानी विवाद होता है। तो विवादों का समाधान करने के लिए हम लोगों ने 1983 में, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के रूप में रणजीत सिंह सरकारी का नाम के व्यक्ति को, ध्यान रखना, अपॉइंट किया कि आप बताओ केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध है उनको बेहतर कैसे किया जाए। तो उन लोगों ने 1988 में जाके, ध्यान रखना, अपनी रिपोर्ट को पेश किया गया। उसमें 247 247 ध्यान रखना रिपोर्ट में सिफारिश प्रस्तुत करी, और 240 रिपोर्ट में कहा कि ये चीजें होनी चाहिए केंद्र राज्य के बीच में समझौते के लिए। लेकिन अंततः जाके कहा गया तो 180 रिपोर्टों को या 180 सिफारिश को, ध्यान रखना, मान लिया गया। उसकी सिफारिश पर ही, ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई। तो जब आप पूरी फिल्म को बनाएंगे तो एक कहानी आपके दिमाग में बनती हुई चली जाएगी, ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखो क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, ध्यान रखना, बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। एफडी वो होते हैं जो जनता के द्वारा किए जाते हैं, एक राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, या फिर एक देश के प्रति। तो जब एक व्यक्ति, मान लीजिए मैंने बताया था कि यहाँ से 3 चीज़ों पे काम करिएगा, अगर एफआर को समझे, एक डीपीएसपी को समझे, ध्यान रखना, और एक एफडी को समझे। ये वो हैं जो जनता को दिए गए हैं, उनका कोई शोषण करेगा तो डायरेक्टली ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये डीपीएसपी वो हैं जो राज्य को दिए गए हैं, जो राज्य अपनी कार्य करते समय इनका मूलभूत ध्यान रखते हुए अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में इनका योगदान लेगा। लेकिन एफडी वो है, ध्यान रखना, जो जनता को एक राष्ट्र के प्रति करने पड़ते हैं। अब जनता को क्या करने पड़ेंगे, उसमें आपने जानते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ध्यान रखना, 1976 में 42 अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के उपरांत जो 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें एक और जोड़ दिया गया, यानी कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य हमारे साथ हैं। जिसमें आलोचनात्मक, जब वर्णन में आप पढ़ेंगे तो वहां पे पहली आलोचना यही होती है कि जो लिखना चाहिए था मूल कर्तव्य वो नहीं है, जैसे आम चुनावों में या चुनावों में जनता को पार्टिसिपेट करना ही होगा।
क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से एक जो आम चुनाव में ध्यान रखना, ये मतदान करने का जो अधिकार है ध्यान रखना, ये कर्तव्य नहीं है। अगर ये होता, ऐसे बहुत सारे हैं जो परिवार नियोजन का कर्तव्य है, सभी को टैक्स देना चाहिए, ये भी उसका कर्तव्य हो सकता था, लेकिन ये आलोचनात्मक वर्णन में हम लोग पढ़ लेते हैं, ये कर्तव्य नहीं है, बाकी कर्तव्य इसमें ये हैं। एक प्रश्न कभी कभी मूल कर्तव्य से यहाँ से क्या नहीं है क्या है ये पूछता रहता है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट यहाँ से चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी के नियमों को, ये इकोनॉमिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो नॉर्मली बात है कि 101 में किया गया। अब ये है क्या, इसके बारे में समझने का प्रयास करें। 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ, और इसके सापेक्ष में अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमिकल इसमें चेंजिंग हुए। जैसे हमारे इंडिया में जो टैक्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक टैक्स वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट वो होता है कि जनता के द्वारा डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जा रहा हो। एग्जाम्पल बेस पे समझे, जैसे मान लीजिएगा कोई इनकम टैक्स दे रहा है, ध्यान रखना, तो डायरेक्टली सरकार के साथ अटैच है, सरकार को दे रहा है डायरेक्टली, ध्यान रखना। लेकिन बाकी जो इनडायरेक्टली टैक्स है, मान लीजिए एग्जाम्पल बेस पे समझे, एक कंपनी है, कंपनी ने माल किसको बेचा, बोलेंगे व्यापारी को, व्यापारी रिटेलर को बेच देगा, यहाँ रिटेलर क्या करेगा, मार्केट में बेच देगा, तो यहाँ से जो कलेक्ट होकर जा रहा है पैसा कंटिन्यू यहाँ तक, इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली टैक्स, ध्यान रखना। तो यहाँ इनडायरेक्टली टैक्सों को ध्यान रखना, एक बेहतर प्रबंधन करने के लिए, बेहतर कार्यान्वित करने के लिए उसमें अमेंडमेंट किया गया और उन सबको एक कर दिया गया, उसको बोला गया, ध्यान रखना, जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, ध्यान रखना, वस्तु एवं विक्रय कर। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ तक इसको समझ पाए होंगे नॉर्मली वे में। अगला पॉइंट, ये नॉर्मली क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि कहाँ से क्या लिया गया है। ये मूलभूत बातें वो करता रहता है, फैक्चुअल बातें वो करता है, ध्यान रखना कि भाई कौन सा एकदम सही है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, राज्य तत्व कहाँ से लिए गए हैं, केंद्र की अवशिष्ट शक्ति कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई, ध्यान रखना, ये ली गई कनाडा से, ध्यान रखना, कनाडा संघीय प्रणाली को अपनाता, आप समझो इसको, ध्यान रखना। लॉजिकल पॉइंट से 2 शक्तियाँ हैं हमारे देश में, एक संघ के पास है, एक राज्य के पास है। उसके बाद जो बचेगी वो अपशिष्ट बच जाएंगे, जिसको समवर्ती के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये शक्ति कहाँ से ली, कनाडा से ली गई है। जैसे मान लीजिएगा राज्य की नियुक्ति कैसे की जाएगी, राज्य की नियुक्ति केंद्र राज्य के बीच में संघ है इसलिए की जाएगी। तो ये सारी बातें फैक्चुअल हैं, इसको आप आराम से टैकल कर सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहा है, और इस क्वेश्चन को भी आराम से टैकल करेंगे। भारत संसद की लोक लेखा समिति की समीक्षा कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, देखिएगा, जिसको 1 मिनट कह सकते हैं पीएसी, ध्यान रखना, PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी कह सकते हैं। जैसा कि जानते हैं इसमें 22 लोग होते हैं, 22 लोग होते हैं, 15 और बाकी जो बचेंगे 7। लोकसभा से 15 आते हैं, राज्यसभा से 7 आ जाते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्ष के अंतर्गत ही एक अध्यक्ष होता है, लोकसभा इसको चुनता है, ये बेसिक बातें हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ से जो लोक PAC है वो 3 काम करती है। एक तो विनियोग खातों का परीक्षण करती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कभी कभी। नंबर 2, यहाँ से जो बात करेगी वो वित्त खातों का परीक्षण करती है, और नंबर 3 जो बन जाएगा वो सार्वजनिक खातों का परीक्षण करती है। कार्यकाल जो होता है इसका 1 वर्ष का होता है। इसके अध्यक्ष को ध्यान रखना हमेशा कौन चुनता है, लोकसभा स्पीकर ही चुनता है। इसमें 22 लोग होते हैं, बेसिक बातें हैं, जिसमें 15 लोकसभा से आते हैं और 7 कहाँ राज्यसभा से आते हैं। तो नॉर्मली बातें हैं कि यहाँ से नॉर्मल अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो बन जाएगा वो 1 बन जाएगा, जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की कार्य प्रणाली है उसके बारे में। PAC को पूरा पढ़ लीजिएगा, समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राक्कलन समिति की इसको हम लोग बहन, जुड़वा बहन भी कहते हैं, ध्यान रखना। आगे चलते हैं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जाता। देखो नॉर्मली क्वेश्चन इसका A ऑप्शन ये है, B है और ये C है और ये D है। धन विधेयक इसका राइट आंसर है। आर्टिकल अगर हम लोग जाएंगे 110 के अंतर्गत तो क्या है कि मनी बिल के ऊपर डिफाइन कर रखा है। मनी बिल है क्या, इसके बारे में समझने का प्रयास करें। सरकार के खर्चों का जो प्रबंधन हो रहा है उसको मनी बिल में डिनोट किया जाता है। सरकार के जो खर्च हो रहे हैं उनको मनी बिल में डिनोट किया जाता है। अब प्रश्न बन जाता है कि सरकार के अगर मनी बिल पे भी राज्यसभा का हस्तक्षेप होगा तो सरकार कार्यप्रणाली में योजना कैसे चला पाएगी। आपने देखा भी होगा जब भी मोदी जी कहीं जाते हैं 10-20 योजना चला के भगे चले जाते हैं, तो उसका प्रबंधन कौन कर रहा है, ध्यान रखना। पैसा कहाँ से आएगा, तुरंत निकल जाता है, ध्यान रखना। अगर आपके अकाउंट में भी किसी और चीज़ का, अगर आपके अकाउंट में भी विपक्ष का अगर हस्तक्षेप हुआ तो सोचिएगा, इमेजिन करिएगा, तो फिर सरकार चुनने का फायदा क्या होगा। तो
तो सरकार इसलिए चुनी जाती है कि वहां खातों का प्रबंधन करने के साथ क्रियाओं को बेहतर तरीके से आयाम दे सकें। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो बाकी जो चेंजिंग है, उसमें रोल होता है विपक्ष का भी, या बाकी यहाँ राज्यसभा का भी। तो यहाँ से जब भी धन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, उसके 3 रास्ते होते हैं। पहले राष्ट्रपति से परमिशन ली जाएगी, और राष्ट्रपति जब परमिशन ले जाएगी तभी लोकसभा में पास किया जाएगा। और लोकसभा में पास हो ही जाएगा, कोई गवर्नमेंट का बिल है, गवर्नमेंट को, जिसकी गवर्नमेंट होगी उसकी सरकार होती है, उसके लोग उसमें मतदान ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं करेंगे तो सरकार गिर जाएगी, नॉर्मली क्वेश्चन है। उसका तो ये कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। अब राज्यसभा के पास 3 ऑप्शन होते हैं, ध्यान रखना। उस वाली बात है कि एक बेटे से पूछा गया, भैया तेरी शादी ए व्यक्ति की शादी बी नाम से होनी है, करना है? भैया मने करूंगा तब भी करोगे आप, हाँ करूंगा तब भी करोगे आप, नहीं कुछ बोलूंगा तुम तब भी करोगे, यानी घर वालों का ऑप्शन यही है। तो जब करनी है तो मैं क्या कहूँ, या तो मैंने हाँ कर दूं या ना कर दूं या कुछ उत्तर ना दूं। तो यही राज्यसभा के 3 ऑप्शन है, ध्यान रखना। या तो वो यस करती है, ठीक है भैया हो कर लो पास, या फिर वो नो करती है, या फिर वो नो रेस्पॉन्स देती है, ध्यान रखना, कोई उत्तर नहीं देती है। ये तीनों काम करने की जो प्रक्रिया है, ये सारे काम एक बाउंडेशन दे दी कि 14 दिन में करने ही पड़ेंगे। यस करेगी तो बिल भी पास हो जाएगा, नो करेगी तब भी बिल पास हो जाएगा, नो रेस्पॉन्स देगी तब भी बिल पास हो जाएगा। वो कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति इसको मना नहीं कर सकता। जब तुमने पहले ही कह दिया ठीक है भैया कर लो इसको, तो बाद में कैसे मना करोगे। तो यानी यही कहा गया है कि किसमें, ध्यान रखना, प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जाता। ध्यान रखना, राज्यसभा में बिल कभी भी पास नहीं होता, स्टार्टिंग नहीं होता, ये हमेशा कहाँ होता है, लोकसभा में होता है। यही इसका एक आंसर है, दैट इज योर आंसर। क्लियर है यहाँ तक? तो कुछ मूलभूत जो बातें हैं, अगर आप उनको लेते हुए चलेंगे तो बड़ा मजा सा आ जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 के पर चलते हैं। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्य कार्यकाल का होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो 0 आवर है या 0 जो ड्यूरेशन है, ध्यान रखना, ये भारत की देन है। भारत कुछ ऐसे ऐसे काम करता है जो किसी ने नहीं किया आज तक, ध्यान रखना। 1957 में इसको स्टार्ट किया गया था। अब समझते शून्य काल क्या होता है। 2 काल होते हैं, ध्यान रखना, संसद में। संसद की कार्यवाही के बहुत सारे अंग हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। एक प्रश्नकाल होता है, क्वेश्चन आवर होता है, एक शून्य काल होता है। अगर शून्य काल के मतलब करें तो यहाँ एक प्रकार का शून्य काल क्या है, डिबेट है, ध्यान रखना, या डिबेट कह सकते हैं, या निर्णय लेने का समय, निर्णय लेने का समय, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं शून्य काल। इट मीन्स अब ये है क्या, देखो समझ में आना चाहिए आपको, दिमाग में फिल्म बननी चाहिए। जब सार्वजनिक मुद्दों पर, सार्वजनिक मुद्दे मतलब जो सभी के लिए हैं, उन पर बहस की जाती है, तो उस प्रश्न को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। किसी व्यक्ति को अगर सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर अगर मान लो आज को डिबेट करना है, तो 1 घंटे का समय दिया जाता है पार्लियामेंट में। जबकि जो लोकसभा में जो समय है, ध्यान रखना, ये लोकसभा का जो समय है 12 से 1 है, और राज्यसभा का समय जो है 11 से 12 है। पहले ये दोनों सेम था कि भैया पहले प्रश्नकाल होगा 11 से 12 में, और 12 से 1 के बीच में शून्यकाल होगा। लेकिन इसको लास्ट कुछ समय पहले इसको चेंज कर दिया गया। तो अब राज्यसभा में क्या होता है, शून्यकाल पहले होता है, प्रश्नकाल बाद में होता है, क्योंकि वो स्थायी सदन है, उसमें कल भी डिबेट हो जाएगी। लेकिन ये लोकसभा अस्थायी सदन है, पता नहीं कब भंग हो जाए, कब खत्म हो जाए, कब समाप्त हो जाए, कब उसका जो एक प्रकार से मेजोरिटी है कब एंड हो जाए, कुछ नहीं पता। इसलिए ध्यान रखना, प्रश्नकाल पहले होता है लोकसभा में, शून्यकाल बाद में होता है। तो यानी इसमें पूछा जाए कि शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, तो प्रश्नकाल के ठीक उपरांत का समय जो है, ध्यान रखना, उसको क्या बोलते हैं, शून्यकाल कहते हैं। जबकि ये अब ये चेंज हो चुका है, तो इसलिए हम इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, देखिएगा। ये है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, देखिएगा, इसको करने में मजा भी आ रहा है। बाकी क्वेश्चन तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे मान लीजिए कुछ है ही नहीं उन क्वेश्चनों में यार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है? प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना एक प्रकार से किसी भी किताब का जैसे इंडेक्स होता है, ऐसे संविधान का इंडेक्स है। वो ये रिप्रेजेंट करता है कि संविधान में किन किन चीज़ों का निहित वर्णन किया गया है, यानी संविधान में विधिवत तरीके से किन जो लगाया गया, संविधान का उद्देश्य क्या, संविधान का स्वरूप क्या, संविधान का स्ट्रक्चर क्या, संविधान को लाने का पर्पस क्या है, संविधान आगे क्या काम करेगा, भारत कहाँ जाना चाहता है, भारत की इच्छाएं क्या हैं, भारत को कैसे संयम तरीके चलाना है, भारत की शासन व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इन सब का वर्णन करता है संविधान। तो यानी प्रस्तावना में अब ये सब चीजें, संप्रभुता क्या है? संप्रभुता का मतलब होता है कि भैया हम अपने घर में स्वतंत्र हैं, आंतरिक मामलों में भी बाहरी मामलों में भी, जो मन करेगा हम करेंगे। एग्जाम्पल आपने देखा हो, गांव के एग्जाम्पल, ध्यान रखना, एक पति पत्नी है यहाँ ए और बी, और ए अपनी पत्नी को पीट रहा है, ध्यान रखना, या मार रहा है, जब गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति यहाँ जाके कहता है भैया क्यों मार रहा है, तो ये यही कहता है ना, मेरी पत्नी, मैं कुछ भी करूँ भाई। तो ऐसे ही भारत अपने आप में, इंडिया पूरे अपने आप में परिवार है, आंतरिक मामलों में कुछ चेंजिंग करे, कुछ भी करे, जब 370 हटा दिया, किसने चूंचा करी, नहीं करी ना, क्योंकि हमारा मामला है भाई, तुम क्या हस्तक्षेप करोगे अपने घर में। तो यहाँ संप्रभुता एक ऐसा वर्ड है जो स्वतंत्रता देता है आंतरिक मामलों में, बाहरी मामले में डिसीजन लेने में। अगला पॉइंट, लोकतांत्रिक मतलब हमारे देश में क्या, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पावर होती है जनता में होती है, तो जनता सरकार का चयन करती है, तो अगर चयन करेगी तो जनता सरकार को गिरा भी सकती है ना। तो ये नंबर 2 पॉइंट हुआ।
पंथ निरपेक्ष यानी जिसको सेकुलरिज्म कहते हैं, इसका मतलब हुआ कि सभी धर्मों का समान इक्वल हमारे देश में अधिकार है, वो अपने आधार पर जी सकते हैं, आधार कुछ भी योजना चला सकते हैं, लेकिन किसी भी धर्म को हम लोग बढ़ोतरी करने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे सरकारी स्तर पर। अब अगला पॉइंट आता है संघीय मतलब फेडरल सिस्टम। यहाँ से इसको समझा, लेकिन लिखा है कि प्रस्तावना में नहीं है। यही जो फेडरल सिस्टम है, जो संघीय व्यवस्था है, संविधान की प्रस्तावना के साथ साथ ध्यान रखना संविधान के किसी भी पार्ट में नहीं है, पहला पॉइंट। अब ये होता क्या है, फेडरल सिस्टम एक शासन चलाने की एक प्रक्रिया है, दो प्रकार की होती है, एक तो यूनिटरी सिस्टम और एक होता है फेडरल सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम भी है हमारे इंडिया में और फेडरल सिस्टम भी है। फेडरल का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक नाम का पिता था, उसने स्टेट सेंट्रल को, स्टेट को कुछ पावर इसको दे दी, कुछ पावर इसको दे दी, यानी जिसको हम लोगों ने केंद्र सूची कहा गया, इसको हमने राज्य सूची कहा गया। अब यही से इसको कहा गया कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, उस शक्तियों के बंटवारा करने की व्यवस्था को हम लोगों ने क्या बोल दिया, फेडरल सिस्टम कहा गया। तो आज के लिए हम इतना ही काफ़ी है, कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। एक बार कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास का जो सेशन है डिबेट करने का वो कैसा लगा। ये पूरी सीरीज आपके सामने पीसीएस की आती रहेगी। यदि आप चाहते हैं इन सब जो लाभान्वित होना तो जरूर आप कमेंट करके जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। और जो प्रयास आपके सामने हो रहा है, ध्यान रखना है आपको कहीं ना कहीं छोटे छोटे अंशों को कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहा हो, थोड़ा सा आपका कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हो, तो जरूर कमेंट करके चीज़ों को शेयर करें। और साथ में ध्यान रखना, जाने कि हमें किस तरीके से स्टडी चाहिए। आपके रास्ते अच्छे होने चाहिए, आपकी किताबें अच्छी होनी चाहिए, आपका गाइडेंस अच्छा होना चाहिए, आपका माहौल अच्छा होना चाहिए। सफलता आपकी है, ये दिन आपका है। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।